हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाई केडी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। आजकल बहुत ही ये बीमारी अब आम होती जा रही है। हम लोग देखते हैं कि हाइपरटेंशन की जो डिजीज है वो बहुत ही अत्यधिक बढ़ती जा रही है। तो हमने आज एक वीडियो आप लोगों को बनाया है आप लोगों के लिए, जो है हाइपरटेंशन, रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या होता है, इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो देखेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन देखेंगे हम लोग, यहां पे लिख लो हाई बीपी, लिखेंगे हाई बीपी। हाई बीपी। अब हाइपरटेंशन क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, जो बीपी हाई क्या होता है, लिख लो यहाँ पे बीपी हाई क्या होता है। क्या होता है तो बीपी हाई, इस बीमारी में ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर पहुंच जाता है। कितना? जो बीपी होता है, जो बीपी कितना पहुंच जाता है, 140 के अब पहुंच जाता है। कितना? अब बोले तो ऊपर पहुंच जाता है, 140 के ऊपर पहुंच जाता है बीपी। और शरीर में ध्वनिया को जो दीवारें हैं वो रक्त फैलाती हैं। क्या? शरीर में जो धमनियों की दीवारों से जो रक्त फैलता है, जो धमनियां होती है उनसे जो रक्त फैलता है, उसे रक्तचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। और बीपी से बीमारी होती है हृदय रोग, हार्ट फेल्यूर और स्ट्रोक। ये जो बीमारियां हैं ये सभी बीपी हाई से होती हैं। किससे होती हैं? बीपी हाई से। उसके बाद में कारण इसके कौन कौन से हैं, किस कारण से हम लोगों को बीपी हाई होता है, तो देखेंगे समय पर भोजन न लेना, समय पर भोजन न लेना, लंबे समय तक स्मार्टफोन का प्रयोग करना, और उसके बाद में जो इसके बाद में जैसे व्यायाम ना करना, ये सभी कारण किसके हैं? ये बीपी हाई होने के कारण है सभी। आजकल हम लोग देखते हैं जो युवा पीढ़ी है वो स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग करती है, जिसके कारण बीपी हाई होता है। और औरतों से ज्यादा, यानी फीमेल से मोस्टली मेल में जो हाइपरटेंशन की समस्या होती है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के कारण समस्याएं, हम लोग समस्याएं देखेंगे कौन कौन सी आती है। हमने पीछे भी पढ़ा जो कारण थे, उनके कारण कौन कौन थे, ये समस्याएं कौन कौन थी, एन्यूरिज्म और हार्ट फेल्योर। अब देखेंगे ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखो, सर्वप्रथम यहाँ पे एन्यूरिज्म क्या होता है। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। जो ब्लड वेसिकल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और ये एन्यूरिज्म का रूप ले लेती हैं। ये क्या? एन्यूरिज्म का रूप ले लेती हैं। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर क्या होता है? इस समस्या में कोशिकाओं में ज्यादा दबाव पड़ता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ज्यादा दबाव पड़ता है। किसमें? हार्ट फेल्योर में। जिसके कारण हृदय की मांसपेशियां भारी हो जाती हैं। जब दबाव पड़ेगा तो भारी तो हो ही जाएंगी, तो जिसके कारण हृदय की मांसपेशियां भारी हो जाती हैं। इस प्रकार शरीर की जरूरत के मुताबिक रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है। जितना शरीर हमारा बॉडी एक्सेप्ट करता है, जो रक्त परिसंचरण यानी रक्त जो प्रवाह होता है, जो बॉडी मेरा जितना एक्सेप्ट कर पाता है, उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। तो मुताबिक रक्त प्रवाह नहीं होता है, जिससे हार्ट फेल्यूर हो जाता है। हार्ट फेल्यूर हो जाता है। उसके बाद देखो, उच्च रक्तचाप की 4 अलग अलग चरणों में श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4। जो 4 अलग अलग श्रेणियां कौन कौन सी हैं देखेंगे। पहला है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन, तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है, वो 120/80 से 139/89 के बीच होता है। कितना? 89 के बीच। सेकंड है माइल्ड हाइपरटेंशन। तो माइल्ड हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140 से कितना होता है? 140/90
90 से होता है 159/99, यानी 159 से 99 के बीच में होता है। अगला है मध्यम हाइपरटेंशन। मध्यम हाइपरटेंशन में जो बीपी होता है वो कितना होता है? 160/110 से 160/110 से 179 से 109 तक रहता है। कौन सा? मध्यम हाइपरटेंशन। अगला आता है स्टेज। अगली स्टेज जो है 4 स्टेज कौन सी है? गंभीर हाइपरटेंशन। जो गंभीर उच्च रक्तचाप होता है इसमें बीपी 180 या 120 से भी अधिक होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो 180 या 180 से 110 या उससे भी अधिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हम बीपी को मापते कैसे हैं। जो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र होता है उससे हम कैसे मापते हैं और कौन सा यंत्र होता है देखेंगे। तो देखो हम लोग बीपी को नापते हैं, ब्लड प्रेशर को स्पिग्नोमीटर से नापते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर मीटर भी कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे क्लासिफिकेशन का आज क्या क्या है। इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं पहला भाग कौन सा है। पहला भाग है प्राइमरी हाइपरटेंशन। पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन। पहला हाइपरटेंशन है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन और तीसरा है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। हाँ, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अब हम लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं। प्राइमरी, इसको हम लोग इसेंशियल भी कहते हैं और इसेंशियल हाइपरटेंशन। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे रिस्क फैक्टर प्राइमरी में कौन कौन से हैं। रिस्क फैक्टर तो पहला होगा नॉन मॉडिफाई, दूसरा मॉडिफाई। लिख लो यहाँ पे नॉन मॉडिफिएबल, यहाँ पे मॉडिफिएबल। तो नॉन मॉडिफिएबल और मॉडिफिएबल। अब हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे नॉन मॉडिफिएबल कौन कौन से हैं। तो पहला है जिसे हम लोग बदल नहीं सकते, तो पहला है एज, दूसरा मेल जो लिंग है, ये हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे मॉडिफिएबल। तो मॉडिफिएबल में होता है एक्सेस, ये आ गया। यहाँ पे जो प्राइमरी हाइपरटेंशन में हम लोग इसेंशियल भी बोलते हैं। इसमें देखो रिस्क फैक्टर ये होते हैं, एक होता है नॉट मॉडिफिएबल और मॉडिफिएबल। नॉट मॉडिफिएबल वो होता है जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, मॉडिफिएबल वो होता है जिसे हम लोग बदल सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नॉन मॉडिफिएबल एज है, मेल है, क्योंकि ये आदमी में अत्यधिक होता है हाइपरटेंशन और औरतों में कम होता है। यहाँ पे एज लिमिट नहीं वो होगी। इसके बाद में देखो रिस्क फैक्टर मॉडिफिएबल में क्या है, एक्सेस अल्कोहल कंसंट्रेशन। हम लोग अगर अल्कोहल को अत्यधिक प्रयोग में लेते हैं,
उसके बाद स्मोकिंग, स्मोकिंग में जैसे सिगरेट हुआ, ये सब हम लोग खाते पीते हैं, इसलिए हाइपरटेंशन मोस्टली होता है, अत्यधिक होता है। उसके बाद में इंक्रीज स्मोक, साल्ट, फैट, कॉफीन, कॉफीन में आ जाता है टी और कॉफी। हम लोग अगर इनको प्रयोग में कम से कम करते हैं, यहाँ पे देखो स्मोक नहीं करते हैं, साल्ट, फैट, कॉफी, कॉफीन, इन चीजों से हम लोग अपने हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। तो यहाँ पे इन पे हम लोगों को फोर्स करना होता है। उसके बाद में सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होगा, रेनिन और एल्ड्रोस्टेरोन, यह एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम को नियंत्रित करता है। उसके अगर जो ज्यादा हार्मोन अत्यधिक अगर निकलता है तो हम लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद ये फियोक्राम्पोसाइटोमा, ये एक एड्रिनल ग्रंथ से, जिस प्रकार यहाँ पे वो होता है किडनी के ऊपर ये कैपनुमा होती है, ये एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन होता है। देखो ये साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इनके लक्षण क्या होंगे, अब हम लोग देखेंगे लक्षण। तो यहाँ पे देखो एसिम्प्टोमिक, इसमें क्या होता है, बहुत दिनों से ये हमें पता नहीं चलता और बीमारी होती है। तो इसके बाद में और सेकंड में देखो यहाँ पे हेडेक में होता है, हमारा सर दर्द करता रहता है, सर में तेजी से दर्द होता है, वही हेडेक होता है। यहाँ पे टाइनिटस में क्या होता है, जो कान में कभी कभी सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है, कुछ बज भी नहीं रहा होता है फिर भी हमें सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है, वही टाइनिटस होता है। उसके बाद में अगला है, यहाँ पे देखो एपिस्टेटिस में क्या होता है, नोज ब्लीडिंग इसे भी कहते हैं, नोज ब्लीडिंग यानी नाक से हमारे खून बहता रहता है, खून निकलता है नाकों से, उसे एपिस्टेटिस कहते हैं। उसके बाद में फ्लूस्ड फेस है, क्या है, फ्लूस्ड फेस। तो फ्लूस्ड फेस में क्या होता है, जो फ्लूस्ड फेस में होता है, जो हमारा मुख लाल लाल एकदम हो जाता है, जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो एकदम लाल हो जाता है। उसके बाद अगला है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन में होता है ये दर्द, सीने में दर्द होती रहती है, जो चेस्ट होता है उसमें कभी कभी दर्द होने लगती है। और अगला है डिजाइन्स, इसमें क्या होता है, वीकनेस हो जाती है, इसमें वीकनेस हो जाती है और चक्कर आते रहते हैं, चक्कर कभी कभी चक्कर महसूस होते हैं कि ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहा है, वीकनेस होती है। अगला है विजुअल डिस्टरबेंस, विजुअल डिस्टरबेंस में होता है देखने की क्षमता कम हो जाती है, जो जिसमें हाइपरटेंशन है, जो हाइपरटेंशन से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें देखने की क्षमता कम हो जाती है, विजुअलिटी जो है, विजुअल डिस्टरबेंस उसके अंदर हो जाता है। अब हम लोग लिखेंगे ट्रीटमेंट, उपचार क्या है। ट्रीटमेंट, इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटने से एक होगा फार्माकोलॉजिकल, क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल, दूसरा नॉन फार्मोलॉजिकल, नॉन फार्मोलॉजिकल। अब फार्मोलॉजिकल क्या होता है, सर्वप्रथम लोग देखेंगे नॉन फार्मोलॉजिकल। तो नॉन फार्मोलॉजिकल में क्या होता है, जो हम लोग घर पे अपने घरेलू उपचार करते हैं, तो पहले तो नमक कम खाना है। नॉन फार्मोलॉजिकल में क्या होता है, पहला तो है नमक कम खाना है, उसके बाद में लिख लेते हैं यहाँ पे लो सोडियम क्लोराइड NaCl, पहला है कम नमक खाना है। उसके बाद में देखना है दूसरे में है कॉफीन, अगर हम लोग चाय और कॉफी वगैरह का सेवन नहीं करना है, लिख लेते हैं यहाँ कॉफीन, कॉफीन में चाय और कॉफी सभी आ जाते हैं।
और तीसरा नंबर है इसमें हम लोग स्मोकिंग नहीं करना है। जो व्यक्ति इस हाइपरटेंशन से पीड़ित होगा उसे ना ही चाय पीनी होगी और ना ही स्मोकिंग करनी होगी। उसके बाद में अगला है मीट, क्योंकि इसमें मीट में ऑयल होता है तो मीट को नहीं खाना है। उसके बाद में अगला एक्सरसाइज। जो हाइपरटेंशन से ग्रसित व्यक्ति होता है उसे एक्सरसाइज मोस्टली करने चाहिए, एक्सरसाइज अत्यधिक करना चाहिए और मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीट में जो उसमें रसा होता है, जैसे जो ऑयल पड़ता है वो नुकसानदायक होता है। कॉफी और चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आएंगे फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा, इसमें लिखते हैं बीटा, क्या होता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में टेबलेट्स आती हैं, मेडिसिन आती है बहुत सी, और इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। और अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में मेडिसिन आती हैं बहुत सी, उनका उपयोग करके हम लोग फार्माकोलॉजिकल के अंतर्गत ठीक हो सकते हैं। अगला है डाययूरेटिक्स। इसको हम लोग यूज करके भी हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। और अगला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन के ग्रसित हैं तो पहला है बीटा ब्लॉकर्स, इनके अंतर्गत बहुत सी दवाएं आती हैं, वो हम लोग ले सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डाययूरेटिक्स है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इनका उपयोग भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।